सोचिए, मिडिल ईस्ट में हजारों किलोमीटर दूर एक लड़ाई छिड़ती है और उसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और यहाँ के आम लोगों पर पड़ने लगता है। ये सिर्फ कोई इंटरनेशनल न्यूज़ नहीं है, ये एक ऐसे घरेलू संकट की कहानी है जो धीरे धीरे हर घर तक पहुंच रही है। तो सवाल यही उठता है, आखिर इतना दूर हो रहा एक युद्ध भारत में हमारी रसोई और खाने की मेज तक कैसे पहुंच सकता है? इसका सीधा कनेक्शन क्या है? इस सवाल का जवाब छिपा है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की एक बहुत ही, कह सकते हैं, नाजुक कड़ी में। देखिए, जो एक छोटे रीजनल झगड़े की तरह शुरू हुआ था, वो बहुत ही तेजी से एक ग्लोबल एनर्जी वॉर में बदल गया। कैसे? क्योंकि हमलों में सीधे सीधे तेल और गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जाने लगा, और बस इसी बात ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। सब कुछ बहुत ही तेजी से हुआ। सिर्फ 12 दिनों के अंदर इजराइल के हमलों से लेकर ईरान के जवाबी हमलों तक ये लड़ाई सीधे सीधे एक दूसरे के एनर्जी सोर्स को निशाना बनाने पर आ गई। और देखते ही देखते ये एक ग्लोबल इकोनॉमिक खतरा बन गया, जिसका असर आप कह सकते हैं तुरंत महसूस होने लगा। और बाजारों ने जाहिर है तुरंत रिएक्ट किया। ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमतें, जो पहले लगभग $60 प्रति बैरल थीं, वो लगभग दोगुनी होकर $116 तक पहुंच गईं। और तो और सीज फायर के बाद भी कीमतें $100 के आसपास ही रहीं, मतलब संकट से पहले के लेवल से बहुत ज्यादा। तो इस पूरे संकट का जो एपिसेंटर था, वो असल में एक छोटा लेकिन बहुत ही ज्यादा जरूरी समुद्री रास्ता है। ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए इतना जरूरी है कि अगर यहाँ जरा सी भी रुकावट आ जाए तो असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। इसे कहते हैं ज्योग्राफिकल चोक पॉइंट। आसान भाषा में एक पतला सा समुद्री रास्ता जिससे दुनिया का बहुत सारा व्यापार होता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ठीक यही है, एक ऐसा संकरा रास्ता जहां से दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई होती है। और सच कहें तो यही भारत की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। भारत की 90% कुकिंग गैस यानी एलपीजी और 60% तेल का इंपोर्ट सिर्फ और सिर्फ इसी एक रास्ते से होता है। इसका मतलब साफ है, जब इस रास्ते में कोई गड़बड़ होती है तो भारत की एनर्जी लाइफलाइन सीधे सीधे खतरे में आ जाती है। तो इस संकट ने भारत को एक साथ दो मोर्चों पर खड़ा कर दिया। एक तरफ थी एनर्जी की चिंता और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था की। मतलब ये सिर्फ फ्यूल सप्लाई का खतरा नहीं था, ये देश की इकोनॉमी के एक बहुत बड़े पिलर पर सीधा हमला था। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ तो तेल और गैस की कमी का सीधा खतरा था ही, और दूसरी तरफ गल्फ देशों में काम करने वाले लाखों भारतीय, उनकी नौकरियां और वो अरबों डॉलर जो वो हर साल घर भेजते हैं, वो सब कुछ दांव पर लग गया था। 91 लाख, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। गल्फ देशों में करीब 91 लाख भारतीय काम करते हैं। सोचिए, वो सिर्फ उस रीजन की इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है, उनकी कमाई से भारत में लाखों परिवार चलते हैं। और ये वो रकम है जो हर साल घर भेजी जाती है, 50 अरब डॉलर। ये भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का एक बहुत बहुत बड़ा सोर्स है। तो जाहिर है उस इलाके में जरा सी भी गड़बड़ का मतलब है भारत की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर सीधा असर। अच्छा, अब देखते हैं कि इस ग्लोबल क्राइसिस का असर भारत में जमीन पर कैसा दिख रहा था। क्योंकि यहाँ ना दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां चल रही थीं। एक थी सरकारी बयानों की और दूसरी थी आम लोगों के रोजमर्रा के संघर्ष की। सरकार की तरफ से तो लगातार यही आश्वासन आ रहा था। पेट्रोलियम मंत्रालय का बयान था कि भाई घबराने की कोई बात नहीं है, देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, हमारे पास भरपूर स्टॉक है। लेकिन जमीन पर जो दिख रहा था वो कुछ और ही कहानी कह रहा था। देश भर के पेट्रोल पंपों पर अचानक लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गईं। ये तस्वीर गुवाहाटी की है, जहां फ्यूल की कमी की अफवाह के चलते लोग घबराकर पेट्रोल भरवाने के लिए उमड़ पड़े थे। और ये कहानी सिर्फ पेट्रोल डीजल तक ही नहीं रुकी। मुंबई जैसे बड़े शहरों में रसोई गैस सिलेंडर रीफिल कराने का वेटिंग टाइम बढ़कर 8 से 10 दिन हो गया था। अब सोचिए, जिन घरों में सिर्फ एक ही सिलेंडर होता है, उनके लिए ये कितनी बड़ी मुसीबत थी। और इसका असर आप देखिए कैसे एक के बाद एक हर सेक्टर पर पड़ रहा था। गुजरात में गैस पर चलने वाली सैकड़ों सिरेमिक फैक्ट्रियां बंद हो गईं। पुणे में एलपीजी से चलने वाले शमशान घाट तक बंद करने पड़े। रेस्टोरेंट और होटलों की सप्लाई पर असर पड़ा। और तो और फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन रुक गया, जिससे आने वाली फसलों पर भी खतरा मंडराने लगा। इस पूरे संकट ने ना भारत की एनर्जी सिक्योरिटी प्लानिंग की कुछ बहुत बड़ी कमजोरियों को सामने लाकर रख दिया।
तो चलिए अब जरा पीछे हटकर इस बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। जब बात कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की आती है तो भारत के पास करीब 74 दिनों का मजबूत रिजर्व है। लेकिन जब बात रसोई गैस यानी एलपीजी की आती है तो कहानी बिल्कुल अलग है। इसका स्टोरेज बहुत मुश्किल और महंगा होता है, इसलिए हमारे पास सिर्फ 40 से 45 दिनों का ही स्टॉक कवर है। और इस तरह के स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत बड़े लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। ये तस्वीर देखिए, जमीन के नीचे कितनी विशाल गुफाएं बनाई जाती हैं ताकि इमरजेंसी के लिए तेल स्टोर किया जा सके। ये बहुत ही महंगा और कॉम्प्लेक्स काम है। और ये टेबल भारत और बाकी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। जहां एक तरफ जापान और चीन जैसे देशों के पास 6 महीने से भी ज्यादा का स्ट्रेटेजिक गैस रिजर्व है, वहीं भारत के पास सिर्फ करीब 1.5 महीने का कवर है। ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है। तो आखिर में ये पूरा संकट हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसी दुनिया में जहां सप्लाई चेन कभी भी किसी भी वजह से टूट सकती हैं, क्या दूसरों पर निर्भर रहना सही है, या फिर एनर्जी इंडिपेंडेंस यानी ऊर्जा स्वतंत्रता ही भविष्य की एकमात्र सच्ची सुरक्षा है? इस सवाल का जवाब ही भारत का आने वाला कल तय करेगा।